कविता अपनी बहू साक्षी के साथ रहती है। वो दोनों दिन रात बस घर के कामों में ही लगी रहती है। एक दिन कविता अपने पति से कहती है, सुनिए ना विवान के पापा, वो थिएटर में धर्मेंद्र और शबाना आजमी की पिक्चर आई है। चलो ना साथ में देखने चलते हैं। बड़े दिन हो गए, हम दोनों साथ में कहीं नहीं गए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना कविता, या कहीं पर भूल कर आई हो? अभी क्या तुम जवान हो गई हो क्या, जो तुम्हें बुढ़ापे में थिएटर में जाने का चस्का लगा है? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें ये सब कहते हुए? अरे लेकिन इसमें कैसी शर्म? जो देखना है चुपचाप घर पर बैठकर देखो। हम कोई जवान प्रेमी प्रेमिका नहीं रहे जो थिएटर में जाकर पिक्चर देखे। आई बड़ी। अरे लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनिए। कविता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। फिर अगले दिन, ओफो, ये पराठा देखो साक्षी, इसे तो तुमने आधा जला ही दिया है। आधा कहाँ जला है, थोड़ा सा ही तो जला है, और उतना तो नॉर्मल होता है। तुम बाकी का पराठा खा लो ना। नहीं, मुझे नया पराठा दो, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ये कैसी जिद हुई विहान? छी 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 छी, इतनी फीकी चाय? अरे तनिक 2 चम्मच तो चीनी डाल देती। चखी नहीं थी क्या चाय तुमने कविता? जी चखी तो थी। तो फिर चाय ने अपने आप ही स्वाद बदल दिया क्या? अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं अभी इसमें चीनी डाल देती हूँ। नहीं नहीं, अब तुम जाकर नई चाय बनाओ, मैं कुछ नहीं जानता। जाओ जाओ, जल्दी से चाय बना कर लाओ। अरे लेकिन। अरे क्या लेकिन लेकिन लगा के रखा है? तुम दोनों को तो घर में एक ही काम होता है, वो भी ठीक से नहीं कर पाती। और हम मर्दों को बाहर कितने सारे काम होते हैं। लानत है तुम औरतों पर। कविता और साक्षी ऐसे ही अपने पतियों से ताने सुना करती है और उन्हें कुछ बोल भी नहीं पाती। उनके पति उनके साथ ठीक उसी तरह पेश आते हैं जैसे एक मालिक नौकरानी के साथ आता है। फिर एक दिन, आ गए तुम विहान। आज मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, लेकिन तुमने मुझे एक भी कॉल बैक नहीं किया। मैं पूरा दिन तुम्हारे कॉल का इंतजार करती रही। अरे मैं क्या तुम्हारी तरह फ्री बैठा हूँ क्या? वहां मुझे 100 काम होते हैं। अब मैं वहां पर जाकर भी तुमसे ही बात करते बैठूं क्या? अरे तुम्हें क्या है, बस खाना बनाओ और झाड़ू लगाओ। लेकिन मुझे और पापा को ऑफिस में ढेर सारे काम होते हैं, इसीलिए कॉल बैक नहीं किया। समझी तुम? विहान की बातों से साक्षी का मन बहुत दुखता है, लेकिन कविता की तरह वो भी अपने पति को कुछ नहीं बोल पाती। फिर एक दिन साक्षी और कविता दोनों मोहल्ले की औरतों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाती है। तभी उनके पति उस दिन जल्दी आ जाते हैं और उन्हें गर्मा गर्म समोसे और चाय बनाने को बोलते हैं। क्या? लेकिन पापा जी, विहान, हम दोनों तो बाहर जा रहे थे। हाँ, हम दोनों समोसे नहीं बना पाएंगे आज। हम औरतों का प्लान पहले से ही बना हुआ है। अरे ये घूमने फिरने में क्या रखा है? अपनी पतियों की सेवा करना तुम्हारा पहला धर्म होना चाहिए। और इतना बन ठन कर कौन जाता है बाहर? और नहीं तो क्या? अरे तुम दोनों के लिए पति का पेट भरना ज्यादा जरूरी है, या बाहर जाकर सैर सपाटा करना? अब अंदर किचन में जाओ और जो कहा है वही करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा साक्षी। बेचारी साक्षी और कविता दोनों को अपने घूमने जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ता है और रसोई में जाकर काम करना पड़ता है। फिर एक रोज साक्षी की तबीयत बहुत खराब होती है। साक्षी, चलो उठो, मुझे कड़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, जल्दी से बना दो मेरे लिए। लेकिन विहान, मेरी तबीयत बहुत खराब है और इस हालत में मैं रसोई में काम कैसे कर पाऊंगी? बहानेबाजी बंद करो और चुपचाप जाकर रसोई में मेरे लिए कड़ी चावल बना। सुना नहीं तुमने? लेकिन विहान। क्या लेकिन विहान? अरे बाहर जाने के लिए तो बराबर तुम्हारी तबीयत एकदम चुस्त और दुरुस्त रहती है, लेकिन पति ने कुछ कह दिया तो तुम्हारी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तुम्हारे सारे नखरे और नाटक में अच्छे से समझता हूँ।
मैं कोई नाटक नहीं कर रही विहान। मैं सच में बीमार हूँ। मेरा बदन बुखार से तप चुका है। हाँ तो थोड़ी ना तुम्हें कोई जंग लड़ने जाना है या कोई खून पसीना बहाने वाला काम करना है। जाओ जाकर कड़ी चावल बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी वहां पर कविता और रघुनाथ आते हैं। अरे निकम्मे लड़के, तुझे समझ में नहीं आता क्या? बहू की तबीयत कितनी खराब है और उसके बावजूद भी तू उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कह रहा है। माँ, ये मेरी और मेरी बीवी के बीच की बात है, इसीलिए आप दूर ही रहिए। चुप कर तू। अरे बहुत सह लिया हम दोनों ने आपका, लेकिन अब नहीं। अब इस रसोई का ताला लग कर ही रहेगा। कविता बहुत गुस्सा हो जाती है और वो ताला लाकर रसोई को लगा देती है। ये तुमने क्या कर दिया कविता? मैंने जो भी किया है एकदम सही किया है। आप दोनों को हमारी कदर ही नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आप दोनों को तो बस अपना स्वार्थ ही दिखाई देता है। इसीलिए आज के बाद आपको हमारी तरफ से कुछ खाने को नहीं मिलेगा। इस घर में अब रसोई में खाना बनेगा तो केवल बहू और मेरे लिए होगा। क्या? हाँ विहान, तेरे इन बहरे कानों ने पहली बार कुछ सही सुना है। अब से तुझे और तेरे पापा को आज के बाद इस घर में कोई खाना नहीं मिलने वाला। जाओ, जहाँ खाना मिलता है वहाँ खा लो। लेकिन अब बहुत हुआ, अब हम नहीं सहेंगे। विहान और रघुनाथ कविता के इस बर्ताव को देखकर एकदम चौंक जाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों होटल से खाना मंगवाते हैं और खाते समय उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। ये देखो कविता, हम होटल का इतना बढ़िया खाना खा रहे हैं। चिकन टिक्का, तंदूरी और लॉलीपॉप भी है। आप दोनों को क्या लगा कि आप दोनों अगर धरने पर बैठोगी और रसोई में ताला लगा दोगी तो हम दोनों भूखे मरेंगे क्या? ये तुम दोनों की गलतफहमी है। तुम्हारे बिना भी हम खा सकते हैं, इसीलिए इतना उड़ो मत, समझे तुम? अरे खाओ खाओ, हमने भी मच्छी फ्राई और मटन बिरयानी बनाई है और वो भी एकदम मस्त बनी है। वाह माँ जी, क्या बिरयानी थी! आज तो खाने में मजा ही आ गया। हाँ बहू। अरे वाह, माँ के हाथ की मच्छी फ्राई तो एकदम कमाल की रहती है। विहान, अपने जज्बातों पर काबू रखो। इनके सामने ऐसे मत दिखाओ कि हम इनके खाने के बिना गुजारा नहीं कर सकते, और जो है वो चुपचाप खाओ। हाँ पापा। प्राण जाए पर ईगो ना जाए, सच में। लेकिन बहू, इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ माँ जी, आप एकदम सही कह रही हो। अब रघुनाथ और विहान दोनों रोज होटल का खाना मंगवाते हैं और उसी को खाते रहते हैं। वही साक्षी और कविता दोनों एक ही टाइम का खाना बनाती है, जिसके बाद वो रसोई का ताला लगाती है और रात के समय वो दोपहर का बचा हुआ ही खाना खाती है। वाह वाह बहू, क्या पराठे बनाए हैं तूने! एकदम लाजवाब। थैंक यू माँ जी। पापा, क्या कमाल के छोले भटूरे हैं ये, मजा ही आ गया खाकर। हाँ बेटा, सच में। ऐसे ही 3 से 4 दिन यूं बीत जाते हैं, लेकिन अब रोज रोज होटल का खाना खाकर विहान का खाने पर से मन ही उड़ जाता है। पापा, अब मुझसे ये होटल का खाना और नहीं खाया जाता, लेकिन घर के खाने की, या यूं कहो कि माँ और साक्षी के हाथ के खाने की बात ही कुछ और है। उसमें जो अपनापन और प्यार है वो ये होटल के खाने में नहीं है पापा। हाँ विहान बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जाने अनजाने में हम दोनों ने उनका दिल बहुत दुखाया है। उनकी ख्वाहिशों को मारकर और उनसे परायों जैसा व्यवहार करके उनका तो एक तरह से अपमान ही किया है। हाँ पापा, हमने उन्हें हमेशा ही नजरअंदाज किया है। उन्हें जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो हमने कभी नहीं दी, इसीलिए वो एक बार में ही हम पर इतने ज्यादा नाराज हो गए। अब तो मुझसे भी रहा नहीं जाता बेटा। भलाई तो इसी में होगी कि हम दोनों उनसे माफी मांगे। वो उस माफी की हकदार है। हमने ही गलत किया है। हाँ पापा,
आखिरकार विहान और रघुनाथ को अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है। फिर वो दोनों साक्षी और कविता के पास जाकर उन दोनों से माफी मांगते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ साक्षी कि आज के बाद मैं कभी तुम्हें नौकरानी की तरह नहीं रखूंगा, बल्कि बीवी बनाकर रखूंगा, अपने सर आंखों पर बिठा के रखूंगा। आई एम सॉरी साक्षी, हो सके तो मुझे भी माफ कर दो कविता। चाहते ना चाहते हुए भी मैंने कई बार तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारे मन को मारा है, लेकिन अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। हमारी जितनी भी जिंदगी बची है तुम्हें वो सारी इज्जत और सारा प्यार दूंगा कविता। विहान के पापा, आप दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। अरे हम तो आप दोनों के लिए रोज खाना बनाते थे, हमें लगा था कि आप 2 दिन में ही सुधर जाओगे और हमारे पास खाना मांगने लौट आओगे, लेकिन आपने तो पूरा 1 हफ्ता लगा दिया। विहान और रघुनाथ को ये सब सुनकर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। साक्षी और कविता उन्हें माफ कर देती है और रसोई का ताला खुल जाता है, जिसके बाद घर में सभी खा पीकर एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। अलका और उसकी बहू निधि दोनों 1 नंबर की भुक्कड़ होती है। वो दिन रात बस खाना ही ठूसती रहती है। ऐसे ही एक दिन, चलो माँ जी, मैं लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार हूँ, आज हमें भंडारे में जाना है, वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना मिलता है। हाँ बहू, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, चल जल्दी चल। अरे अलका, निधि बहू, तुम दोनों की सवारी कहाँ चली? तुम दोनों ने तो अभी अभी खाना खाया ना हमारे साथ, और वहाँ भंडारे में जाकर खाने की बातें कर रही हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों के पेट में इतनी जगह आती कहाँ से है। वो क्या है ना, हमें कभी भी भगवान के प्रसाद के लिए मना नहीं करना चाहिए। फिर भंडारे में मिलने वाला प्रसाद तो कितना पवित्र होता है। हाँ हाँ, इसीलिए तो हम जा रहे हैं वहां पर। इतना कहकर दोनों सास बहू फट से भंडारे में चली जाती है और वहां जाकर वो दोनों दबाकर खाना ठूसती है। फिर एक दिन, वाह 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 बहू, आज तो मसाला पूरी, कड़ी और छोले खाकर तो मजा ही आ गया। अरे माँ जी, जरा अपने नाक को खोलिए तो। अरे दिमाग से पैदल, नाक को थोड़ी ना कोई दरवाजा होता है जिसे तू खोलने के लिए बोल रही है। ओफो, मैं वो नहीं कह रही माँ जी, नाक से सुगंध लीजिए। पड़ोस की बासुंदी काकी के घर से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, लगता है वो खाने के लिए कुछ बढ़िया सा बना रही है। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया खुशबू है, लगता है बासुंदी पुए बना रही है। मुझे तो और भी कई सारी पकवानों की बढ़िया सी महक आ रही है। माँ जी, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी चलिए, शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। हम दोनों अभी के अभी बासुंदी काकी के घर पर चलते हैं और सारे खाने पर टूट पड़ते हैं। हाँ बहू। फिर दोनों सास और बहू बासुंदी के घर चली जाती है और वहां पर जाकर वो देखती है कि खाने में ढेर सारे जायकेदार पकवान डाइनिंग टेबल पर सजाए हुए हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है बासुंदी काकी, ये इतने सारे पकवान आज किस खुशी में? अरे निधि बेटा, आज मेरे लल्ला का प्रमोशन हुआ है, इसीलिए मैंने उसके सारे पसंदीदा पकवान बनाए हैं। अच्छा, तो ये बात है क्या? फिर तो हमें भी पड़ोसी होने के नाते तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहिए, क्यों निधि बहू? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन वो ये सब तो मेरे बेटे के लिए है। अरे बासुंदी बहन, घर आए मेहमान को खाली पेट नहीं भेजते, चलिए हमारी थाली लगाइए। अलका और निधि कुछ सोचती समझती नहीं है और बेशर्मों की तरह वो दोनों वहां पर बैठकर सारा खाना चट कर जाती है। आहा, मजा ही आ गया। अरे आप दोनों ने तो थोड़ा खाना कहकर पूरा खाना खत्म कर दिया, ये क्या बदतमीजी है।
अब मैं अपने बेटे को खाने में क्या दूंगी? अरे बाप रे, हमें माफ कीजिए बासुंदी बहन, हमें लगा कि और खाना अंदर है, इसीलिए यहाँ का सारा खाना हम खा गए। तो क्या हुआ अगर हम सारा खाना खा गए? अरे घर आए मेहमान को खाना खिलाकर आपने तो बड़ा पुण्य का काम किया है। अलका और निधि वहां से चली जाती है और बासुंदी उन पर बहुत गुस्सा होती है। और वो दोनों ऐसे ही, जब भी बासुंदी के घर से बढ़िया खुशबू आती है तो वो उसके घर में जाकर खाना खाया करती है। फिर एक दिन जब अलका और निधि एक जगह से गुजर रहे होते हैं, तभी माँ जी, ये देखिए, ये शादी तो बहुत ही बड़े घराने की लग रही है। चलो अंदर जाकर खाना खा लेते हैं। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है, चल अंदर चलते हैं, अंदर खाना तो बहुत ही मस्त रहेगा। फिर अलका और निधि बिन बुलाए मेहमान होकर भी उस शादी में चली जाती है। अरे ओ टकले वेटर, हमारी शक्ल क्या देख रहा है? और सब्जी डाल, मुझे भरवा बैंगन बहुत ही पसंद है। और हाँ, मसाला पापड़ में थोड़ी और सेव डाल, कंजूसी मत कर। और मुझे भी और 4 गुलाब जामुन देना और एक कटोरी भरकर रसमलाई भी दो। हाय बड़े कंजूस मक्खी चूस। ओके मैम। वहां का एक मेहमान ये सब देखता है और उसे अलका और निधि पर शक हो जाता है। अरे ये दोनों तो मुझे बाहर की औरतें लग रही है। जोशी बहन ने तो इन्हें इनवाइट नहीं किया है। मुझे सारे इनवाइटेड गेस्ट के नाम और चेहरे पता है। अभी जोशी बहन को जाकर बताता हूँ। फिर वो जोशी बहन को जाकर सारी बातें बताता है और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अलका और निधि को जोरदार थप्पड़ लगाती है। हमारी शादी में यूं बिन बुलाए आकर खाना ठूसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी मिडिल क्लास औरतों को। शादी का हॉल दिखा नहीं कि आ जाती है खाना ठूसने। अरे बहन जी, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम तो वो अब ज्यादा सयानी बनने की कोशिश मत करो, वरना फिर से दोनों गाल लाल कर दूंगी। आधा फूड काउंटर खाली कर दिया है तुम दोनों ने। ऐसे बंदरियों की तरह खाना खा गई तुम दोनों। जोशी बहन, मुझे अभी याद आया, ये दोनों तो गली नंबर 4 में रहती है। तो फिर वहां पर जाकर इनके घर वालों को इनकी एक काली करतूत की खबर दे दो। सड़क छाप कही की भुक्कड़ नालायक औरतें, निकलो अब यहाँ से, वरना लात मारकर बाहर निकालूंगी यहाँ से। अलका और निधि की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और उन दोनों के पतियों को कंप्लेंट पहुंच जाती है। तभी वो दोनों उन पर बहुत गुस्सा करते हैं। ये सब क्या है अलका और निधि बहू? तुम दोनों इतनी भुक्कड़ कैसे हो सकती हो? अरे दिन रात सुबह शाम तो घर पर कुछ ना कुछ ठूसती ही रहती हो, फिर भी तुम दोनों बाहर गए नहीं कि कोई ना कोई खाने पर टूट पड़ती हो। और ये पहली शिकायत नहीं है आप दोनों की। अरे उस वक्त भी बासुंदी काकी कह रही थी हमें कि कैसे बेवक्त तुम कभी भी उनके घर पहुंच जाती हो और उनके घर का सारा खाना खा जाती हो। हाँ तो खाना चोरी थोड़ी ना करती हूँ, उसके सामने ही खाती हूँ ना, तो उसमें क्या हुआ? और हम सिर्फ वहां पर जाकर खाना ही खाते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। बिना बुलाए कहीं भी जाकर किसी के भी हिस्से का खाना खाना, ये एक गलत काम ही है। अरे आप दोनों जरा अपने फिगर को देखिए, दिन भर खाना ठूस ठूस कर कैसे फैलती जा रही हो तुम दोनों। देखो अलका, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि अगर तुम दोनों की ये हरकतें बंद नहीं हुई तो हम दोनों दूसरी शादी करके घर में नई बीवियां लाएंगे, समझी तुम? हाँ निधि, मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा, फिर पछताते बैठना तुम। अरे जाओ जाओ, किसे धमकी दे रहे हो? दम है तो करके दिखाओ, और नहीं तो क्या, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। हाँ। फिर एक दिन अलका और निधि जब मोहल्ले के मंदिर में जाती है, तभी आरती के समय सबकी आंखें बंद होती है। अरे निधि बहू, ये देख, इतनी स्वादिष्ट और अलग अलग प्रकार की मिठाइयां हैं।
जब तक सबने अपनी आंखें बंद रखी है तब तक जल्दी से ये सारी मिठाइयाँ ले ले और चल यहाँ से। हाँ माँ जी, सही कह रही हो आप। इन मिठाइयों को देखकर मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती। फिर अलका और निधि फटाफट सारी मिठाइयाँ वहां से लेकर मंदिर के पीछे बैठकर खाने लगती है। हाय, क्या स्वादिष्ट मिठाइयाँ है ये। उफ, मजा ही आ गया। सच में ये सारी मिठाइयाँ तो अमृत है, अमृत। फिर जब पंडित जी आरती के बाद सबको प्रसाद देने के लिए मिठाइयाँ देखते हैं तब सारी मिठाई की थालियाँ खाली रहती है। हे भगवान, ये क्या, सारी मिठाइयाँ कहाँ चली गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं पर थी सारी मिठाइयाँ। हमारे मोहल्ले में तो कोई बंदर भी नहीं है जो मिठाइयाँ ले जा सके। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और तभी कुछ लोग ये देखते हैं कि अलका और निधि ने सारी मिठाइयाँ चुराई है। और उन दोनों को देखकर पंडित जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। निर्लज्ज औरतों, ये करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? भगवान का प्रसाद हक से मांगा जाता है, चुराया नहीं जाता। माफ कीजिए पंडित जी, हमसे भूल हो गई। अरे और कितनी भूल करोगी तुम दोनों? हर रोज भुक्कड़ की जैसी कहीं ना कहीं जाकर खाना ठूसती रहती हो। पंडित जी माफ कर दीजिए। फिर पंडित जी और मोहल्ले वाले अलका और निधि के पतियों को उनकी सारी हरकत बता देते हैं। और जब वो दोनों मंदिर में बेइज्जत होकर घर पहुंचती है तभी वो देखती है कि उनके पतियों के साथ उनकी पत्नियां खड़ी है। ये दोनों औरतें कौन है बहू? कहीं हमारी सौतन तो नहीं? एकदम सही समझी तुम निधि बहू। तुम दोनों को क्या लगा कि हम हवा में ही बातें कर रहे हैं क्या? लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब ये दोनों हमारी कानूनी पत्नियां हैं। क्या? हाँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप दोनों तो खा खाकर मोटी भैंस जैसी हो गई हो और आप दोनों के कारण हम दोनों कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। घर में इतना खाना होने के बाद भी तुम दोनों बाहर भुक्कड़ की तरह खाना खाती रहती हो। अरे ऐसा कौन करता है? ऐसा मत कहिए रविंद्र जी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमें माफ कीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हाँ ईशान, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अब नियमित रूप से खाना खाएंगे, भुक्कड़ के जैसे नहीं। प्लीज ईशान, हमें एक आखिरी मौका दे दो। नहीं निधि, अब काफी देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं बदल सकता। ऐसा मत कहो ईशान। निधि और अलका को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है और वो दोनों सर पकड़कर रोने लगती है। तभी वो दोनों नई पत्नियां वहां से चली जाती हैं। अरे ये दोनों कहाँ जा रही है? अलका, तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए हम दोनों ने मिलकर ये नाटक किया था। हाँ, वो दोनों हमारी दूसरी बीवियां नहीं है। सच? थैंक यू ईशान। धन्यवाद रविंद्र जी। हम दोनों आप दोनों से वादा करती हैं कि आज के बाद आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हमारी एक बात गांठ बांध लो तुम दोनों, अगर फिर से तुम दोनों ने भुक्कड़गिरी की तो आज का ये नाटक सच में बदल जाएगा। ना बाबा ना, कान पकड़ लेते हैं हम दोनों। हाँ ना। फिर उस दिन के बाद से निधि और अलका दोनों लिमिट में खाना खाने लगती हैं और सही तरह से रहकर अपने पतियों को शिकायत का कोई मौका नहीं देती।